गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया था, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स डॉट डेल पी की जगह क्या लिया था, एम डेल्टा वी इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं समझना। फाइंड अनसर्टेनिटी इन momentum of electron when uncertainty in velocity of electron is 10 to power minus 12 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी गिवन है। अब अपनी ये सोचे कि वेलोसिटी गिवन है, मोमेंटम में कैसे फाइंड करें। तो एक तरीका तो ये देखना, डेल्टा वी गिवन है, एम आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास है, इसको इधर डिवाइड करो, डेल्टा एक्स फाइंड करो, फिर डेल्टा एक्स को यहां पुटअप करो, डेल्टा पी फाइंड करो। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपने इसी की जगह तो इसको पुटअप किया होगा, बाकी तो सेम है, कंपेयर करके देखो। डेल्टा पी इक्वल है एम डेल्टा वी, इट मींस आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल एम डेल्टा वी। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये तो मास लिखा है मैंने। डेल्टा वी गिवन है आपको 10⁻⁻12 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट क्या आया, 9.1 10⁻⁻43 मीटर किलोग्राम पर सेकेंड। डायरेक्ट डेल्टा वी गिवन था, डेल पी इक्वल एम डेल्टा वी था, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। या मान लो इस तरह से क्वेश्चन आए, फाइंड डेल्टा एक्स फॉर इलेक्ट्रॉन व्हेन डेल्टा पी इज 9.1 इंटू 10⁻⁻40 ग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। पोजीशन अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, डेल पी मोमेंटम अनसर्टेनिटी गिवन है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी गिवन, इसके डॉट प्रोडक्ट का यहां ले आओ, डेल्टा पी। एच की वैल्यू, ये वैल्यू ध्यान से चेक करना, सीजीएस में गिवन है। तो एच की वैल्यू आपको सीजीएस में पुटअप करनी है, क्या हो जाएगी 6.62 10⁻⁻27 यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। यूनिट बता रखी है आपको, एच की क्या यूनिट है, मास डिस्टेंस स्क्वायर पर सेकेंड, अपॉन 4 इंटू 3.14 10⁻9.1 इंटू 10⁻⁻40। इजी कर दो, इसको हटा दो, केवल इतना ही रख लो। यूनिट ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स।
ग्राम से ग्राम कैंसल, सेकंड से सेकंड कैंसिल इनवर्स, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, पोजीशन के लिए यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किया, अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख रहा हूं, ये अप्रॉक्सीमेट 2 आ गया, 2/4 अप्रॉक्सीमेट 1/2 0.5, 10⁻⁴ ऊपर जाएगी प्लस में, -27 है, ये -40 ऊपर जाके हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, सॉरी 10⁻13 सेंटीमीटर। आंसर आने के बाद पोजीशन के लिए क्या बताया था, ±0.5 × 10⁻13 सेंटीमीटर। ऐसे मान लो आपको ये गिवन हो, डेल्टा एक्स ±0.5 10⁻13 है, डेल्टा पी फाइंड करो, तो डेल्टा पी यहाँ ले आओ, डेल्टा एक्स यहाँ वैल्यू आपको प्लस में पुटअप करनी है जो आई थी, इतना सही वैल्यू इसमें। क्वांटम वेव मैकेनिक्स जो था इसमें 3 चीजें अपने को स्टडी करनी थी। नंबर 1 डी ब्रॉगली इक्वेशन, नंबर 2 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड थर्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूट की प्रोबेबिलिटी को शो करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी कह दो या अपने वेव डेंसिटी नाम दे सकते हैं इसको, वर्क ये वेव फंक्शन जो होता है उसी को डेंसिटी के फॉर्म में लेते हैं, साई स्क्वायर के फॉर्म में। श्रोडिंगर इक्वेशन आपको एज इट इज ऐसे याद रखनी है, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। तीनों जो अपने पास में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है वो अपने को लेनी, प्लस 8π² m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एज इट इज आपको याद रखनी है। अब यहां पे साथ में क्या लेना वो देखो, डेल्टा स्क्वायर साई स्क्वायर ही स्क्वायर पहले लगा देता हूं सब पे, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर, ये तीनों एक जैसे लिए है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे, बाकी कांस्टेंट है, साई डेल्टा स्क्वायर साई, डेल्टा स्क्वायर साई। अब इसमें ऐसे समझो, ये जो स्टेप था मैंने इसमें साई को कॉमन ले लिया, साई कॉमन लेने के बाद क्या बचा, डेल अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, और साई को मैंने कॉमन ले लिया। आगे एज इट इज है 8π² m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई 0, वो सेम है सब कुछ, केवल मैंने साई को कॉमन लिया है। इसके बाद ये जो स्टेप बच गया ये वाला, इसको s से लिखते डेल्टा स्क्वायर, और इसका नाम है लेप्लेसियन ऑपरेटर। क्या नाम है, लेप्लेसियन ऑपरेटर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लेप्लेसियन ऑपरेटर के फॉर्म में लिखूं तो इस पूरे की जगह साई को छोड़ दो, बाकी पूरे की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर। तो इसमें से साई कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास बचा डेल्टा स्क्वायर और साई एज इट इज प्लस 8π² m h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन आपको अच्छे से याद करनी है। बहुत कुछ इसमें आगे ऐसे भी दिया है, 0 से इन्फिनिटी तक इसका इंटीग्रेशन करे, साई r डिस्टेंस के साथ dr इक्वल 0 होना चाहिए।
ये बात की चीजें आपके लिए एग्जाम में डायरेक्ट ये इक्वेशन पूछी जाती है, इसको आगे सॉल्व करोगे प्रॉब्लम आएगी। यहां तक आपको एज इट इज याद करके जाना है। एज इट इज ये क्वेश्चन आता है, राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन या व्हाट इज श्रोडिंगर इक्वेशन, तो या तो ये याद रखो, ये याद रखो। इसमें डेल्टा स्क्वायर याद रखना है किसके इक्वल है, यहां से साई को हटा दो, रिमेनिंग पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर। यहां तक की बात अपने कंप्लीट होगी। अब अपने पढ़ेंगे सब ऑर्बिट, एस सब ऑर्बिट, पी डी एफ, बट उससे पहले आपके सिलेबस में अब डायरेक्ट सब ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है। उससे पहले नॉर्मल चीज एक मैं बता के बात करूं, समझना। सबसे पहले ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मीनिंग है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उस प्रोबेबिलिटी को क्या नाम देंगे, ऑर्बिटल। The 3D space around the nucleus where probability of the finding of electron is maximum is known as orbital. न्यूक्लियस के अराउंड 3D में वो प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसको अपने ऑर्बिटल बोलते हैं। अब ये क्या होता है ऑर्बिटल, समझना। ऑर्बिटल में अपने ऐसे कहे, ये मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है, ए नाम दे देते हो स्कूल का, ए स्कूल। ये आपका घर है, होम। अब आप रोज स्कूल के अंदर क्लासरूम बना देता हूं, 12th बायो, 11th बायो, 10th, 9th, बस इतने क्लासरूम बहुत हैं। अब समझना, आप रोज घर से स्कूल जाते हो, क्लास में बैठते हो, वापस घर आ जाते हो, वो रोज आते हो, आ जाते हो। अब ये जिस 2D पाथ पे आप सर्कुलर राउंड लगा रहे हो, मतलब ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे आप रिवॉल्व होते हो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। इनको अपने नाम दिया था ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया था, ऑर्बिट्स। एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास में ऑर्बिट हो गए, बोर ऑर्बिट एन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n²। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n को, मतलब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो आपका स्कूल है, ए स्कूल, ये स्कूल सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, सब ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में कई सब ऑर्बिट हो सकते हैं। जैसे मान लो आप अपने घर से स्कूल जाके वापस आ रहे हो, बीच में बी स्कूल आएगी, सी स्कूल आएगी, डी स्कूल आएगी। हर स्कूल के अंदर, मतलब हर सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल है। ये 11th बायो ऑर्बिटल है, 9th ऑर्बिटल है, 10th ऑर्बिटल है, 12th बायो ऑर्बिटल है। अब ऐसे समझना, स्कूल टाइमिंग है आपकी 7:30 AM टू 1:30 PM। आप 11th बायो क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स से किसने पूछा 10:45 AM पर, बात समझना, कि आपका बच्चा इस टाइम पे कहाँ है, 10:45 AM पर आपका बच्चा कहाँ है, तो आपके पेरेंट्स का जवाब क्या होगा,
क्या वो ये कहेंगे कि इस रास्ते में कहीं है? वो भी सही है तो इस ऑर्बिट में ही, बट इस ऑर्बिट में घर से स्कूल के बीच में कहां है वो थोड़ी पता है। पूरा ढूंढो, यहां से चलो, पूरा ढूंढते ढूंढते आओ स्कूल ऑर्बिटल सब जगह, टाइम ज्यादा लगेगा। अब वो ये कहे कि ए स्कूल में, अब ए स्कूल में ढूंढना है तो सारी क्लासों में जाओ, केजी, यूकेजी, 6th 7th 8th 9th। तो एक्चुअल में आपके पेरेंट्स का जवाब क्या होगा? ए स्कूल के 11th बायो क्लास के अंदर है, क्योंकि इस टाइम के बीच स्कूल चल रहा है। इसका मतलब कहां होंगे? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होगी? ए स्कूल के 11th बायो क्लास में। तो आपके फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यहां सबसे ज्यादा है, ये आपके लिए ऑर्बिटल है। अब देखो पेरेंट्स जो होंगे वो कंफर्म नहीं कहेंगे कि मेरा बच्चा 10:45 AM पर ए स्कूल के 11th बायो क्लास में। वो प्रोबेबिलिटी शो करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ये है कि 11th बायो में होना चाहिए, बाकी कहाँ है वो तो भगवान जाने। आप ये बताओ, सभी बच्चे स्कूल के लिए बैग लेके घर से निकलते हैं, क्या 100% बच्चे स्कूल पहुंचते हैं? कुछ बच्चे सिनेमा हॉल में चले जाते हैं। क्या पेरेंट्स को पता है वो सिनेमा हॉल चले गए? पेरेंट्स को ये पता है कि 7:30 AM to 1:30 PM मेरा बच्चा फला स्कूल के फला रूम के अंदर बैठा है। वो ऑर्बिटल मान रहे कि मेरा बच्चा 11th बायो में बैठा है, वो उसके लिए अभी ऑर्बिटल है, वो सिनेमा हॉल में बैठा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी शो कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने आपको 7:30 पे देखा है, 7:30 के बाद तो देखा ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी है 99% आप यहां मिलोगे, बट 1% ये भी चांस है कि आप कहीं सिनेमा हॉल में मिल जाए। अपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, अपनी ये सोचते इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए, हो सकता है वो उससे थोड़ा पीछे हो सकता है उससे थोड़ा आगे हो, तो अपन प्रोबेबिलिटी शो कर सकते हैं, फिक्स नहीं कर सकते। हो सकता है बच्चा 10:45 पर क्लासरूम से टीचर से एक्सक्यूज करके वॉशरूम चला गया। अब वो घर वाले कह रहे 11th बायो ऑर्बिटल है अभी, हो सकता है वो उस समय कहीं टॉयलेट में हो, नहीं होगा। इसका मतलब ऑर्बिटल वो है जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, बट 100% श्योर नहीं होंगे। अब आपके डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, सब ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट, उसके पार्ट ऑर्बिटल क्या होंगे, ये सारी चीज अपने को पढ़नी है। दो चीज पहले बता के फिर बात करूं, ऐसे समझना। अगर आपसे कोई पूछे ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ऑर्बिटल्स में, अब ये जो बात बता रहा हूं ये बहुत बेसिक बात है केमिस्ट्री की, जो पूरी केमिस्ट्री में बार बार यूज आएगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। आपसे पूछा नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, या मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट करते हैं, बोर ऑर्बिट पहले पढ़ चुके, ये आगे पढ़ेंगे अभी। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आप ऐसे समझना, एक तो होता है हाउस, होम, एक होता है रूम, रूम। तो ऐसे सोचो, होम का पार्ट है रूम, रूम का पार्ट होम नहीं है। इसका मतलब बड़ा कौन हुआ होम, छोटा कौन है रूम। ऑर्बिट का पार्ट है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का पार्ट ऑर्बिट नहीं है। अब आपसे कोई पूछे कि घर में कितने मेंबर होते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स इन होम, देन डिपेंड ऑन फैमिली, डिपेंड ऑन फैमिली, फैमिली लार्ज है और स्मॉल है, हम दो हमारे दो है या हम दो हमारे 20 है। कई फैमिली के घर पे 20 मेंबर मिलते हैं, कई जगह 2 ही मिलते हैं। इसका मतलब डिपेंड करेगा कि फैमिली छोटी है या बड़ी है, फिक्स नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप फिक्स नहीं बताते, ऐसे बताते हो 2n², ये अपने पहले पढ़ा। अब ये छोटी फैमिली की बात कर रहे हैं या बड़ी की,
अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो n की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूं 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। थर्ड में 18 या 32 जो भी आए वो नेक्स्ट चलते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि होम में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे वो फैमिली पे डिपेंड करेंगे। अब मैं बात करूं ऑर्बिटल यानी कि रूम की। अगर आपसे कोई पूछे कि ये रूम किसका है तो आप कहेंगे ये रूम तो दादाजी का है, ग्रैंडफादर का है। ये रूम दादाजी का है मतलब उस रूम पर अधिकार किसका है? दादाजी एंड दादी जी का। कितने हो गए? 2। ये रूम किसका है? कि ये रूम तो बुआ जी का है। इसका मतलब उस रूम पे अधिकार किसका है? बुआ जी एंड फूफा जी का। तो जहां रूम वर्ड आ जाता है वहां हमेशा 2 मेंबर। रूम वर्ड के लिए मेंबर 2 और होम के लिए फैमिली पे डिपेंड करता है। तो ऐसी ऑर्बिटल में डिपेंड करेगा एन पे, बट ऑर्बिटल में कभी सोचना ही नहीं है। ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 2 होंगे। चाहे मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं, पी की बात करूं, डी की या एफ की, चाहे मैं दादाजी के रूम की बात करूं, चाहे नाना जी के रूम की बात करूं या बुआ जी के रूम की बात करूं, रूम का मतलब 2 मेंबर्स होंगे। सेम ऐसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मिनिमम 0 हो सकता है। दादाजी दादी जी घूमने चले गए तो उस रूम में 0 कैंडिडेट भी हो सकते हैं, दोनों प्रेजेंट है तो 2 हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में ये मैक्सिमम बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्बिट में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², ऑर्बिटल में हमेशा कितना होंगे? 2। अब जो आपके सिलेबस में है सब ऑर्बिट्स है SPDF। अब वो सब ऑर्बिट तब समझ में आएंगे जब आपको ओरिएंटेशन ऑफ एटम पता हो। तो आपकी बुक में नहीं है ओरिएंटेशन ऑफ एटम, बट ओरिएंटेशन ऑफ एटम से सब ऑर्बिट्स की कंप्लीट जो हिस्ट्री है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो टॉपिक समझना, ओरिएंटेशन ऑफ एटम, ओरिएंटेशन ऑफ एटम ऐसे समझो। मेरे पास एक एटम है, एटम, उस एटम में न्यूक्लियस होगा, उस एटम में न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। उनको नाम देंगे ऑर्बिट। क्या नाम देंगे उनको? ऑर्बिट, जो n से रिप्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n²। ऑर्बिट क्लासिफाइड होता है सब ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट में इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये L क्या है आगे बात करेंगे अपने। सब ऑर्बिट ऑर्बिटल में डिवाइड होते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ब्रेक डांस करते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ब्रेक डांस करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहां है? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल किसका पार्ट है? सब ऑर्बिट का। सब ऑर्बिट किसका पार्ट है? ऑर्बिट का। ऑर्बिट किसका पार्ट है? एटम का। मान लो मैं एक एटम का डायग्राम बनाऊं, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट्स में। इस तरह से ये मेरे लिए n = 1 हो गया, n = 2 हो गया, n = 3, n = 4। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट। बोर एटॉमिक मॉडल में आपने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑर्बिट को k से रिप्रेजेंट करते हैं, k। सेकंड ऑर्बिट को l से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड ऑर्बिट को m से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्थ को n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात समझना, अगर मैं ये कहूं कि जो n की वैल्यू है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, उतने ही सब ऑर्बिट में होंगे। जैसा मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू कितनी है? 1।
तो सब ऑर्बिट भी 1 होगा। n की वैल्यू 2 है तो सब ऑर्बिट भी 2 होंगे। n की वैल्यू 3 सब ऑर्बिट 3 होंगे। n की वैल्यू 4 सब ऑर्बिट 4 होंगे। तो मैं पहले वाला आपको समझा रहा हूं कि n की वैल्यू 1 है, मतलब k ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, उसमें सब ऑर्बिट 1 होगा। कैसे होगा वो समझो। n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। और ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को ओनली 1 ऑर्बिटल रिक्वायरमेंट है। तो जब 1 ऑर्बिट को 1 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, ऑर्बिटल सब ऑर्बिट का पार्ट है, जब ऑर्बिटल ही 1 है तो सब ऑर्बिट तो ऑटोमेटिक 1 होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली एक सब ऑर्बिट होगा, एस सब ऑर्बिट, एस सब ऑर्बिट। एटम के पार्ट थे ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट है और उस सब ऑर्बिट का नाम है एस सब ऑर्बिट। एस सब ऑर्बिट में ओनली 1 ऑर्बिटल है और उस 1 ऑर्बिटल का नाम है एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। इस एस ऑर्बिटल में ओनली 1, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2। आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो 1s2 में आते हैं, 1s2, क्योंकि फर्स्ट n को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ये ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट, तो मैंने s लिखा, n की वैल्यू 1, s में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2। ये आगे और चर्चा करेंगे। अब सेकंड समझो, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसमें नंबर ऑफ सब ऑर्बिट 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो पहले वाला तो हमेशा रहेगा साथ में, s एंड p सब ऑर्बिट, s एंड p सब ऑर्बिट। अब यहां से चेक करो, n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? तो अपने 2 की वैल्यू रखोगे तो यहां पे आपके पास आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये बताओ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे? 4। कितने रिक्वायर्ड होंगे? 4। इसका मतलब इन दोनों सब ऑर्बिट में मिलाकर 4 ऑर्बिटल होने चाहिए। तो एस सब ऑर्बिट में तो आपने पता कर लिया ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, जिसका नाम है एस ऑर्बिटल, चाहे वो 1s का हो 2s का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिमेनिंग 3 किस में होंगे? p में। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल होगा और 3p ऑर्बिटल होंगे। इसका मतलब p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके आगे एक्सप्लेन करेंगे। px होगा, py होगा, pz होगा, px, py, pz। अगर मान लो मैंने n की वैल्यू 3 ली, n की वैल्यू कितनी है? 3, तो इसमें 3 सब ऑर्बिट होंगे। कौन कौन से? s, p एंड d सब ऑर्बिट, s, p एंड d। पहले वाले कंटिन्यू ऐड होते जाएंगे, नए आते जाएंगे। थर्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 18, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 9। 9 में से इसमें अपने स्टडी कर लिया 1 होगा, p में 3 ऑर्बिटल होंगे, रिमेनिंग सारे d में होंगे। तो अपने को 9 रिक्वायर्ड है, 4 आ चुके, d में कितने होंगे? 5। इन 5d ऑर्बिटल के नाम भी बताएंगे अपने, dxy, dyz, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, ये सारे नाम अपने अभी करेंगे। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, इसमें सब ऑर्बिट 4 होंगे, s, p, d एंड f, s, p, d एंड f। अब इन s, p, d, f के अंदर n की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 32। 32 इलेक्ट्रॉन्स के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड होंगे 16। 16 ऑर्बिटल में से s में ऑर्बिटल है 1,
P में ऑर्बिटल है 3, D में ऑर्बिटल है 5, टोटल ये 9 हो गए। 16 रिक्वायर्ड था, रिमेनिंग बचे 7। इसका मतलब F में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते 7। अब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है उनसे डबल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें S में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, P में मैक्सिमम 6 आएंगे, D में 10 आएंगे, F में 14 आएंगे। ये सारी बातें आपने 9th 10th क्लास में स्टडी किया है। फिर भी एक बार और देख लो, इसको अब एक बार रिमूव कर देता हूं। अब कल अपने इस पे डिस्कस करेंगे सब ऑर्बिट में। 3 सब ऑर्बिट अपने मेन पढ़ेंगे, S सब ऑर्बिट, P, D, F नहीं पढ़ेंगे। अब इनमें क्या क्या पढ़ना है, आपकी बुक में क्या क्या है? आपकी बुक में है सब ऑर्बिट कहाँ है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, नोडल प्लेन, ये बात कल करेंगे, और उनकी शेप कैसी है, उनका साइज क्या है, वो सारी बातें करनी है। तो मान लो मैं हर ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन या नोडल को छोड़कर के, नोड को छोड़कर बाकी सारी चीजें क्लियर करना चाहूँ तो पहला मेरे पास में समझना सब ऑर्बिट एस सब ऑर्बिट। कल करेंगे इस पे बातें, आज तो नॉर्मल समझा रहा हूं। एस सब ऑर्बिट, पॉइंट नंबर 1, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट कमिंग ऑल ऑर्बिट्स, इन सभी के अंदर s ऑर्बिट प्रेजेंट होगा। s ऑर्बिट फाइंड इन n इज इक्वल टू 1 एंड मोर देन n इज इक्वल टू 1। इन सभी ऑर्बिट में ऐसे देखो, n इज इक्वल टू 1 में s है, 2 में है, 3 में है, 4 में, s सब में है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी तक सभी में s सब ऑर्बिट फाइंड होगा। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 1, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। इसकी शेप की बात करें, ये स्पेरिकल होगा। एस कैसा होता है, स्पेरिकल, गोल होगा। तो ये 3 पॉइंट तो आपके समझ में आ ही गए। पॉइंट तो एक बचा, नोडल प्लेन वगैरह क्या, वो अलग एक क्लास का है। तो 4 ही पॉइंट है, 3 तो इस डायग्राम से ही समझ में आ रहे हैं आपके। अब ये पूछे कि कौन सा सब ऑर्बिट स्पेरिकल होगा, मतलब 1s होगा, 2s होगा या 3s होगा। तो दोबारा बात समझना, मैंने ये कहा कि s सब ऑर्बिट स्पेरिकल होगा। तो यहां ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब होता है ns, ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट, और ये सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने बात केवल किसकी की है, सब ऑर्बिट की। तो यहां पे भी सब ऑर्बिट कौन सा है, एस एस एस। तो इन सब की शेप सेम होगी, स्पेरिकल। डिफरेंस किस में, ऑर्बिट में। इस सब ऑर्बिट में तो डिफरेंस है ही नहीं ना, केवल डिफरेंस किस में है, एन में। अब एन के डिफरेंस का क्या इफेक्ट आएगा वो देखो, यहां लिख रहा हूं, आगे ले लेता हूं। देखो, रेडियस इज इक्वल टू था एन स्क्वायर अपॉन जेड 0.529, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ एन स्क्वायर के। जब एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेडियस इंक्रीज होगा। एन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, रेडियस इंक्रीज होगा। मैं अगर फुटबॉल की बात करूं या सचिन जिससे खेलता उस बॉल की बात करूं, या होम्योपैथिक डॉक्टर जो अपने को मेडिसिन देता है गोल, उसकी बात करूं, इन तीनों में डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है। रेडियस तीनों की डिफरेंट है। जब रेडियस डिफरेंट है तो इन तीनों का साइज जो होगा, साइज वो डिक्रीज ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे लार्ज साइज किसका है, फुटबॉल का। स्मॉलेस्ट साइज किसका है, मेडिसिन का। बट मैं इनके शेप की बात करूं, शेप ये सेम होगी, ये भी स्पेरिकल है, ये भी स्पेरिकल है, ये भी स्पेरिकल है, मतलब शेप सेम है,
साइज डिफरेंट है। इसका मतलब 1s 2s 3s सबकी शेप सेम होगी, एस ऑर्बिटल सारे स्पेरिकल होंगे, बट साइज डिफरेंट होगा। 1s स्मॉलेस्ट साइज का होगा, 3s इन तीनों में सबसे बड़ा होगा, इनफाइनाइट एस सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब शेप सबकी सेम रहेगी, साइज नंबर ऑफ n इंक्रीज होने से इंक्रीज होता जाएगा। ये सेम तीन चीजें मैं अगर मान लो p सब ऑर्बिट के लिए लेता, p के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या आता, फाइंड n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट में नहीं मिलेगा, देखो फर्स्ट में केवल s मिलता है, p नहीं मिलता। तो s के लिए n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी था, p के लिए 2 टू इन्फिनिटी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स s में 1 था, इसमें 3 हो जाएंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6। तीन कौन से होंगे, px py pz, वो कल डिस्कस करेंगे। शेप कैसे हो जाएगी, डम्बल शेप, स्पेरिकल की जगह क्या हो जाएगा, डम्बल शेप। अब डम्बल कौन होगा, 2p होगा या 3p होगा, दोनों डम्बल शेप में होंगे, बट साइज ज्यादा किसका होगा, 3p का, कम किसका होगा, 2p का। तो ये सारी बातें ऑर्बिटल क्या है वो छोड़ दो, आज आप केवल इतना याद रखो अच्छे से कि ओरिएंटेशन ऑफ एटम क्या है। ये चीज आपकी पूरी समझ में आ गई तो ये समझ लो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर अपने खत्म हो गया। 3-4 क्लास में अभी और लूंगा, बट ये सारी चीजें अब इसी पे डिपेंड होगी, इस ओरिएंटेशन पे। अगर ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे अपने को पढ़ना है सब ऑर्बिट एसपीडी, उसके बाद पढ़ना है क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर। फिर पढ़ेंगे ऑपबो प्रिंसिपल, जिसमें हुंड लॉ है, पाउली एक्सक्लूसिव लॉ है, n+l लॉ है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी है। वो सारी चीजें इसी पे डिपेंड करेगी। तो इस वीडियो में आपको ये वाली जो चीज है बहुत अच्छे से आपको तैयार करनी है। ये आपने अगर अच्छे से तैयार कर ली फिर आपके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।